नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए बढ़ाई सख्ती, सियासी रैलियों पर 16 जनवरी तक रोक, स्कूल भी रहेंगे बंद, नई एसओपी जारी। उत्तराखंड सरकार के 5 साल पूरे होने पर भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां, सीएम धामी ने कहा राज्य के विकास में लगातार हुआ कार्य। भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक, हरीश रावत का आरोप, 5 साल में बदले 3 मुख्यमंत्री, जनता की भावनाओं को पहुंचाया ठेस। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश ने बढ़ाई ठंड, तापमान में भी आई गिरावट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी है। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में सभी सार्वजनिक समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। आइए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि किन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के चटिया फार्म से सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सीएम ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित जीवन उपयोगी सभी क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सरकार इसी तरह निरंतर कार्य करती रहेगी। इस दौरान सीएम धामी ने खटीमा में खटीमा जिले के लिए 48 करोड़ 86 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ऐसा है कि मैं यहाँ से मेरा नाता है, रिश्ता है। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से हमेशा खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे खड़ा करने का, कहीं और जाने का कोई प्रश्न नहीं। 5 सालों में लगातार जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से जो है विकास हुआ है, अभूतपूर्व रूप से योजनाएं आगे बढ़ी हैं। और हमने आज वही संकल्प है हमारा कि हम उत्तराखंड का जो विकास है, विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को एक मानते हुए, उस मंत्र को मूर्त रूप देते हुए हम आगे बढ़े। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने पर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा दिया, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने 5 साल के भाजपा सरकार के शासनकाल को निराशाजनक बताया। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा का 5 सालों का कार्यकाल निराशाजनक नहीं रहा तो बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े। 5 साल गहरी निराशा के वर्ष रहे हैं और इसको सरकार ने खुद माना है। नहीं तो क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत को 3.25 साल में बजट सत्र के दौरान बजट पायलट करते हुए हटाया गया? कौन देगा इसका उत्तर? बताएं ना। यदि फेल हो गए तो कहो कि फेल हो गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत को क्यों बनाया गया, क्यों उनको हटाया गया? ये किसकी सूझबूझ थी? क्या आपने ये समझ लिया? जो असल वास्तविकता यह है कि राजनाथ सिंह जी ने जो कहा कि हम 3 बनाएं या 10 बनाएं, बल्कि उन्होंने 3 में 13 नहीं कह दिया। ये गनीमत है उनकी जो है। ये भाजपा की मानसिकता थी और ये उत्तराखंड का सरासर अपमान है। और उस अपमान में राजनाथ सिंह जी ने 3 बनाए या 10 बनाए कह करके नमक डाल। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह सामूहिक गलती है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में भाजपा और कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। आपको बता दें, हरीश रावत का कहना है कि इस मामले में दोनों ही पक्षों की कहीं ना कहीं गलती उभर कर सामने आती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल एजेंसी जिसमें IB SPG शामिल होती है और इसके साथ ही राज्य पुलिस का भी दायित्व होता है। वहीं पीएम मोदी को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसीज जिनमें IB SPG सब सम्मिलित है और राज्य पुलिस इनका
सम्मिलित दायित्व है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेंट्रल एजेंसीज भी हैं, यहाँ तक कि उस क्षेत्र के अंदर जो प्रभावी है BSF, जिसको वहाँ की सुरक्षा का ओवरऑल मामला केंद्र सरकार ने सौंपा है 50 किलोमीटर सीमा के दायरे के अंदर, उनको भी इस बात को देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर हरीश रावत ने फिर से प्रदेश सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में जमकर अवैध खनन हो रहा है, यहां तक कि 5 रुपए प्रति क्विंटल ऊपर अवैध खनन के पहुंचने की भी बात सामने आई है। अब यहां 5 रुपए ऊपर कहां पहुंच रहा है, यह सोचने वाली बात है। बिल्कुल पुख्ता तौर पर बिल्कुल अंधाधुंध खनन हो रहा है। और कल मुझको एक बड़ी दिलचस्प बात लालकुआ में लोगों ने बताई कि 5% सीधे ऊपर जा रहा है, 5 रुपया प्रति क्विंटल। अब जब ये सीधे ऊपर पता नहीं कहाँ है, और सारे जितने लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये 5 रुपया जो है सीधे ऊपर जा रहा है। वो सीधा कौन है हमें नहीं पता है, वो देहरादून में है या सीधा दिल्ली में है, ये खोज का विषय है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। देहरादून सहित आसपास के कई इलाकों में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश होने से एक तरफ फिर से ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कोविड संक्रमण के मद्देनजर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। राज्य के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में पहले चरण में चुनाव होगा। प्रदेश में 14 फरवरी को चुनाव किया जाएगा। 10 मार्च को मतगणना होगी। बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव भी पहले चरण में हुआ था, और अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव प्रदेश में हुए हैं सभी पहले चरण में हुए हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी नियमों का पालन किया जाएगा। पोलिंग बूथ पर SOP, जो कोविड SOP है, उसका पालन कराया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर, मास्क की पोलिंग बूथ पर व्यवस्था होगी। इसके साथ ही दिव्यांगजन के लिए भी विशेष व्यवस्था पोलिंग बूथ पर की जाएगी। आपको बता दें कि हर बूथ पर 1250 मतदाता मतदान कर सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं, और इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास को भी बताना होगा। साथ ही चुनाव आयोग ने पेड न्यूज पर भी पैनी नजर रखने की बात की है, और 15 जनवरी तक सभी रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक, रोड शो, पदयात्रा पर भी 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जीतने के बाद किसी भी तरीके का जुलूस जो है वो जीतने वाली जो पार्टी है वो नहीं निकाल सकेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में चाहे जनता हो या फिर राजनीतिक दल, सबकी निगाहें 2022 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। आर पार की लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसकी सरकार बनेगी, इन सब सवालों के साथ विधानसभा चुनाव के रण में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने लगी है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव वाकई दिलचस्प होने वाला है। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, और इस चुनावी जंग में हमेशा की तरह सबसे आगे भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में डटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि राज्य गठन के बाद से एक मिथक बना हुआ है कि एक बार कांग्रेस तो अगली बार भाजपा की सरकार बनती है। तो क्या इस बार कांग्रेस आएगी या फिर बाजी भाजपा ही मार ले जाएगी? ऐसे ही कई सवालों के साथ 2022 के चुनाव का सफर रोमांचक होने वाला है। दरअसल उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का राज्य में 2-2 बार चुनाव जीतने का इतिहास रहा है। राज्य गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। इसके बाद 2007 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, और फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई, और इसके बाद 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड बनाकर सत्ता पर जीत हासिल की थी।
जिसे देखकर साफ पता चलता है कि राज्य के इस 20 साल के राजनीतिक सफर में दोनों पार्टियों में से कोई भी दल लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। लेकिन 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली भाजपा एक बार फिर से 2022 में सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। 60 पार के लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रही भाजपा जनता को हर मोड़ पर खुश करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड और भू कानून जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया है, जिसे देखकर लगता है कि इस बार सियासत की जंग बेहद रोमांचक होने वाली है। एक तरफ कांग्रेस अपनी वापसी के मजबूत इरादों के साथ मैदान में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सत्ता वापसी की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्तराखंड में जो मिथक है वो टूट पाएगा या इतिहास बनेगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई मिथक हैं जो इन 20 सालों के राजनीतिक दौर में कभी नहीं टूटे। हर दल ने इन चुनावी मिथक को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सियासी दल और नेताओं के प्रयासों के बावजूद मिथक नहीं टूटे। देखिए इस रिपोर्ट में कौन से ये मिथक हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में अपनी अपनी सेनाएं उतार दी है। जहां एक तरफ सत्ता में वापसी के लिए भाजपा जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं सत्ता परिवर्तन के ख्वाब देख रही कांग्रेस भी सत्ता पर काबिज होने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जो हर कोशिशों पर पानी फेर देते हैं, और उन्हीं में से एक है शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ मिथक। दरअसल विधानसभा चुनाव में शिक्षा मंत्री को लेकर एक मिथक बरकरार है। माना जाता है कि जो जिस सरकार में शिक्षा मंत्री रहा है वो दोबारा चुनाव नहीं जीता है। बात अगर साल 2000 की करें तो तब भाजपा सरकार में तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने थे। लेकिन राज्य गठन के बाद 2002 में उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2002 में एनडी तिवारी की सरकार में नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री बने, और फिर 2007 में गोविंद सिंह बिष्ट और खजानदास शिक्षा मंत्री बने थे। लेकिन दोनों ही 2012 में विधानसभा चुनाव में हार गए, जिसके बाद 2012 में कांग्रेस सत्ता में आई और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने मंत्री प्रसाद नेथानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। लेकिन वो भी 2017 में चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 2017 में भाजपा की सरकार आई और फिर शिक्षा मंत्री बने अरविंद पांडे। और राज्य गठन के बाद इन 20 सालों के राजनीतिक ग्राफ को देखा जाए तो इनमें से दोबारा सत्ता में कोई भी शिक्षा मंत्री अपनी वापसी नहीं कर पाया है, जिसे देखकर यही लगता है कि इन मिथकों को तोड़ना मुश्किल है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो ये सिर्फ एक संयोग है। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि 2022 के चुनाव में वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस मिथक को तोड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि भाजपा हर मिथक को तोड़ने का दावा कर रही है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। गंगोत्री सीट से जुड़े मिथक को तो हम आपको दिखा चुके हैं कि गंगोत्री से जो जीतता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको गंगोत्री सीट पर सियासी दलों के समीकरण को बताएंगे और दिखाएंगे कि 2022 की बिसात के लिए क्या कुछ नए समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान से पहले ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गंगोत्री विधानसभा सीट को चुनाव में महत्वपूर्ण सीट इसलिए माना जाता है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार गंगोत्री सीट से जीतता है, सरकार भी उसी पार्टी की ही बनती है। लेकिन आज हम आपको 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट से उभरकर सामने आ रहे राजनीतिक समीकरणों की सियासी पटकथा को दिखाएंगे। गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से खाली गंगोत्री सीट पर बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना आसान नहीं है। गंगोत्री विधानसभा सीट के 2017 के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो 2017 में गंगोत्री सीट में कुल 46.15% वोट पड़े। 2017 में भाजपा से गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाड़ को करीब 9,610 वोटों से हराया था। 2017 में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सूरत राम नौटियाल को भी करीब 10,000 वोट मिले। हालांकि सूरत राम नौटियाल अब बीजेपी के हो गए हैं।
इसके अलावा सूरत राम नौटियाल चारधाम परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशन 2022 की बिसात में इस बार सियासी जमीन तलाशने मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से सीएम फेस के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन गंगोत्री सीट पर कांग्रेस के विजयपाल सजवाण का अच्छा खासा दबदबा है, तो बीजेपी ने अभी इस सीट पर कुछ तय नहीं किया है। लेकिन सूरत राम नौटियाल गंगोत्री सीट से अपनी दावेदारी पेश कर जीत का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सियासी पटकथा का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस से विजयपाल सजवाण का गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ना तय है। आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी इस सीट पर अभी किसी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन अगर सूरत राम नौटियाल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो चुनावी जंग दिलचस्प रहेगी। और सवाल आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को लेकर भी है कि क्या वो गंगोत्री सीट पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तरकाशी जिले के विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीर दिखाने के बाद अब हम आपको टिहरी जिले के भी सियासी घटनाक्रम को दिखाते हैं। टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा सीट पर अब तक क्या कुछ समीकरण उभर कर सामने आए हैं, कौन कब जीता, कौन कब हारा, देखिए इस रिपोर्ट में। यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए। 2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उक्रांद के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उक्रांद के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लबोलवाब निकलकर सामने आता है कि कभी उक्रांद तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ मात देती आई है। लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दाव खेलेगा ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए बढ़ाई सख्ती, सियासी रैलियों पर 16 जनवरी तक रोक, स्कूल भी रहेंगे बंद, नई एसओपी जारी। उत्तराखंड सरकार के 5 साल पूरे होने पर भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां, सीएम धामी ने कहा राज्य के विकास में लगातार हुआ कार्य।
भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। हरीश रावत का आरोप, 5 साल में बदले 3 मुख्यमंत्री, जनता की भावनाओं को पहुंचाया ठेस। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश ने बढ़ाई ठंड, तापमान में भी आई गिरावट।